हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन की जो सेकेंड यूनिट है, जिसमें उप सह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उसका लास्ट पार्ट यानी कि सेवंथ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें कि हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, उनका क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। संकुल मिति अनुमापन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। टाइट्रेशंस में अनुमापन में क्या होता है, हम दो टाइट्रेंट को मिक्स करते हैं और उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यदि इस दौरान कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, संकुल बनता है, तो इस प्रकार का अनुमापन जो है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाता है। एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ए टेक्निक ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच ए soluble undissociated stoichiometric complex is formed during the addition of titrant to the sample solution। सैंपल सॉल्यूशन में जब हम टाइट्रेंट मिक्स करते हैं तो उस दौरान यदि कोई सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वो प्रक्रिया संकुल मिति अनुपापन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाती है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है और लास्ट में उसमें चेंज इन कलर होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसको डिटेल में हम प्रिंसिपल जब डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। Complexometric titrations are particularly useful for determination of mixture of metal ions in the solution। Suppose एक कोई सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें कि कई मेटल आयंस का मिक्सचर है, तो उन मेटल आयंस के मिक्सचर को टाइट्रेशन करने के लिए नॉर्मली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या संकुलमिति अनुमापन हम काम में लेते हैं। पर हम कई बार सिंगल मेटल आयन का एस्टिमेशन करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन काम में ले सकते हैं। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता जो है वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर हम इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं, जिसमें कि हम ईडीटीए इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल भी हमारे कोर्स में है हार्डनेस ऑफ वाटर निकालने का, तो उसमें ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन जो है वो होती है। An indicator capable of producing an definite color change in the use is usually used to detect the end point of titration। जो इंडिकेटर डेफिनेट कलर चेंज शो करता है एंड पॉइंट पर, उसको हम इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर या सूचक के रूप में काम लेते हैं। वो मेटलोक्रोम इंडिकेटर भी कहलाता है। Ligands that form complex chelates with many metal atoms are termed as complexons। वो लिगेंड नॉर्मली ये बहुदंतुक होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, जो कि मेटल सेंट्रल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स जो कीलेट का निर्माण करता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्सोन कहते हैं। और polydentate ligand that is complexon form various cyclic chelates with the central metal atom through many donor atoms and give rise to formation of a stable complex। जब इस प्रक्रिया में जो लिगेंड जो कि बहुतंतुक होता है, उसमें एक से अधिक परमाणु जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होकर के और एक चक्रीय कीलेट का निर्माण करते हैं। और वो चक्रीय कीलेट जिसमें साधारणतया 5 से 6 मेंबर्ड रिंग होती है, वो बनते हैं। वो सामान्यतया स्टेबल कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं, स्थायी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अमंग दीज कॉम्प्लेक्सोन्स, इन कॉम्प्लेक्सोन्स में ईडीटीए सबसे महत्वपूर्ण है। उसका क्या कारण है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ईडीटीए जो है इसमें अधिकतर अभिक्रियाओं में हम काम में लेते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस के। Now, which complexation reaction can be used in volumetric technique? वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें किस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये है, द रिएक्शन विच रीचेस इक्विलिब्रियम रैपिडली आफ्टर पोर्शन ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड। इसमें जो ये रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। तो इसमें
जब हम टाइट्रेंट ऐड करते हैं अलग अलग पोर्शन में, तो उसमें इक्विलिब्रियम जो है, साम्य स्थिति तुरंत स्थापित हो जानी चाहिए। तो इस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए। और दूसरा इसमें मेन पॉइंट ये है, द रिएक्शन इन विच इंटरफेरिंग सिचुएशन डू नॉट अराइज। यानी कि इंटरफेरिंग सिचुएशन का मतलब क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल आयन विद द टाइट्रेंट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन प्रोसेस। यानी कि जब हम टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं टाइट्रेशन प्रोसेस में, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है मेटल आयन के साथ, उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। Now, complexation titrations are particularly useful for the determination of large number of metal ions in the solution. जैसा इसमें डिस्कस किया कि कई सारे मेटल आयंस का मिक्सचर हो, तो उसके लिए साधारणतः हम यूज में लेते हैं। एंड इन प्रैक्टिस द यूज ऑफ EDTA एज ए टाइट्रेंट इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन सच कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन प्रकार की संकुलमिति अनुमापन में साधारणतः EDTA का टाइट्रेंट के रूप में प्रयोग होता है। अब EDTA क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर ये यहां पर दे रखा है। तो अब इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर ये COH CO के रूप में, CO माइनस के रूप में चारों, तो ये चारों ऑक्सीजन के साथ लिंक हो सकता है। ये जो दो नाइट्रोजन है, इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके साथ भी ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजक बंध बना सकता है। तो इसमें 4 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और 2 अमीन ग्रुप हैं, और वो 6 जो सेंटर हैं, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बना सकते हैं। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। Commonly, EDTA is represented in the acid form as H4Y. इसको हम H4Y के रूप में, Y इसमें पूरा ग्रुप है और 4 H हैं, तो H4Y के रूप में। और ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड फॉर्म ऑफ EDTA इन वाटर, इट्स डाइसोडियम डाइहाइड्रेट EDTA सॉल्ट इज यूज्ड। जो EDTA है, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली लो होती है, तो इसका डाइसोडियम सॉल्ट जो है वो हम यूज में लेते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर में दे रखा है। यहाँ पर ये डाइसोडियम सॉल्ट है। ये डाइसोडियम सॉल्ट जो है साधारणतया हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में काम में लेते हैं। अब ये EDTA की डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? H4Y जो है फुल्ली प्रोटोनेटेड है। फिर H2Y2 माइनस, यानी कि यहाँ पर 2 जो है, ये H जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी तरह से H3Y, इसमें एक H निकलेगा, और Y4, इसमें चारों H जो है वो प्रोटॉन के रूप में निकले होंगे और चारों तरफ CO माइनस के रूप में होगा। अब इसमें जैसा डिस्कस किया कि इसमें 4 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं और 2 अमीन ग्रुप्स हैं, तो ये पॉलीडेंटेड यानी कि हेक्साडेंटेड लिगेंड है, और ये 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, और मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी संरचना इस तरह से दे रखी है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बोक्सिलेट आयन है, उसके साथ बॉन्ड बन रहा है, और ये 2 नाइट्रोजन जो अमीन ग्रुप के हैं, उनके साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स कीलेट के रूप में बनता है। नाउ, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। जब मेटल बाइटेंडेड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो किस किस बात पर निर्भर करती है? नेचर ऑफ मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय जो धातु परमाणु है, वो किस प्रकार का है? यदि उस पे स्मॉल आयन है यानी कि कम चार्ज है, और स्मॉल आयन यानी कि उसका आकार छोटा है, और हाई चार्ज है, आवेश अधिक है, तो वो अधिक प्रबल संकुल बनाता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु जिनका आकार छोटा होता है और आवेश का मान अधिक होता है, वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। नेचर ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो किस प्रकार का है? द लिगेंड फॉर्मिंग कीलेट्स इम्पार्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कीलेशन इफेक्ट हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल, द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल विद ए मल्टी डेंटेड लिगेंड इज मोर स्टेबल देन
वन फॉर्म्ड विद अमोनिया। जब निकल अमोनिया जो मोनोडेंटेट लिगेंड है उसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और निकल जो पॉलीडेंटेट है जैसे एथिलीन डायमीन है या ग्लाइसिन है उनके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कीलेशन इफेक्ट के कारण से। बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की बेसिसिटी क्या है? ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जिनकी लिगेंड की बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही प्रबल संकुल बनाता है। साइज ऑफ द कीलेट रिंग, जो चक्रीय वलय बनती है, कीलेट रिंग बनती है, उसमें साधारणतया जब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है तो वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, उनकी स्टेबिलिटी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। कितने मेटल कीलेट रिंग बन रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जितने ज्यादा मेटल कीलेट रिंग बनेंगे ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविन्यासी प्रभाव भी इसमें होता है। दिस ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। यदि बड़े समूह होंगे तो उसमें त्रिविन्यासी बाधा होगी तो वो अपेक्षाकृत कम स्थायी होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। नाउ रोल ऑफ पीएच इन ईडीटीए टाइट्रेशन। ईडीटीए टाइट्रेशंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ये टाइट्रेंट ऐड करते हैं, नीचे बीकर में मेटल आयन सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं और साथ में बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो मेटल आयन सॉल्यूशन है, उसमें इंडिकेटर डाला और बफर डाला। तो अब इसमें मेटल जो है वो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा। अब इसमें टाइटेंट जिसमें नॉर्मली ईडीटीए होता है वो ईडीटीए हम ऐड करते हैं। तो ईडीटीए ऐड करने पर जो सॉल्यूशन में हम ऐड कर रहे हैं वो मेटल इंडिकेटर के रूप में है, कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो जब हम ईडीटीए हम ऐड करेंगे टाइटेंट के रूप में तो मेटल ईडीटीए संकुल बनेगा, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उस मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो अब उसमें क्या होगा, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो उपस्थित है बीकर में, उसमें टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसमें ईडीटेट डालने पर मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा और इंडिकेटर आयन जो है उसमें से निकलने लगेंगे। तो शुरू में जब कैल्शियम या मैग्नीशियम का हम टाइट्रेशन करते हैं तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज रेड वाइन। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मेटल आयन सॉल्यूशन है, इंडिकेटर है, बफर है, तो इनिशियली रेड वाइन कलर होता है। अब जैसे जैसे हम ईडीटीए डालते हैं तो मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनता रह जाता है और इंडिकेटर आयन जो है वो इसमें से रिलीज होते जाते हैं। तो जब सारे इंडिकेटर आयन रिलीज हो जाते हैं वो एक्यूमुलेट होकर के फाइनली जो एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट पर ब्लू कलर जो है वो आ जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट द एंड पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु आ गया है। एंड पॉइंट पर जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड वाइन से ब्लू हो जाता है। अब यहां पर पीएच का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है इन ईडीटी टाइट्रेशन में। इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस टाइट्रेशन के दौरान हम बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अब बफर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन पीएच, एंड सेकेंडली द कलर ऑफ द इंडिकेटर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पीएच। जो इंडिकेटर है उसका जो कलर है वो भी पीएच पे डिपेंड करता है। तो इसलिए पीएच ऑफ द सॉल्यूशन शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइट्रेशन प्रोसेस। जो टाइट्रेशन या अनुमापन की प्रक्रिया है उस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान पीएच जो है एक समान रहना चाहिए। तो इसलिए हम इन टाइट्रेशंस के दौरान बफर सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मली ऐड करते हैं। तो EDTA titrations are carried out in buffer solution of the metal ion to be estimated। जो metal ion estimate करना होता है उसमें buffer solution हम ऐड करते हैं। The use of proper pH is important and it is related to the stability constant of metal EDTA complex। जो metal EDTA complex बनता है उसकी stability या formation जो है वो pH dependent होता है, तो इसलिए हम इसमें buffer ऐड करते हैं। The dissociation reaction of acid form EDTA H4Y
are also pH dependent. So pH is also an important criteria for the proper functioning of indicator substance. Thus, it is very important to maintain the pH during the EDTA titration. तो EDTA titration के दौरान क्योंकि जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इसका बनना जो है वो pH पर निर्भर करता है, और जो हम इंडिकेटर इसमें काम में लेने नॉर्मली EBT, इस टाइट्रेशन में जो मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन का एस्टिमेशन करते हैं थ्रू EDTA, तो इसमें एरियोक्रोम ब्लैक टी, इसका आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, वो इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। तो वो एरियोक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर है उसका जो कलर ब्लू है वो भी पीएच पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 6 to 7 पीएच के बीच में इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। एडवांटेज ऑफ EDTA एज टाइट्रेंट। नॉर्मली हम इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में EDTA क्यों काम में लेते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। EDTA फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद वेरियस मेटल आयंस। विभिन्न प्रकार के धातु आयन के साथ ये स्थायी कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करता है, इसलिए हम काम में लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सेशन अकर्स इन ए सिंगल स्टेप। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है। एंड टाइट्रेशन ऑफ द मेटल produce a sharp change in the metal ion concentration at the equivalent point। जब equivalent point होता है, तुल्य बिंदु होता है, तो उस पर शार्प चेंज मेटल आयन कंसंट्रेशन में होता है, इसलिए हम EDTA का प्रयोग करते हैं। The metal EDTA complex are all water soluble। जो मेटल आयन केंद्रीय धातु जो है EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है वो जल में विलय होते हैं, वाटर soluble होते हैं, और हम अधिकतर रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं, तो इसलिए ये हम काम में लेते हैं। एंड लास्टली इट फॉर्म्स 1:1 कॉम्प्लेक्स विद ऑल द मेटल आयन। ये सभी मेटल आयन के साथ 1:1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसमें उस उदाहरण दे रखा है, कोई भी मेटल आयन है प्लस एन स्टेट में, ये डाई सोडियम सॉल्ट हम इसमें यूज में लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, तो इस तरह से ये आयन बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, और ये 1:1 रेशियो में आयन बनता है। Now, what are metallochrome indicator? Metallochrome indicators क्या होते हैं? These are organic compound which are capable of forming intensely colored complex with EDTA। मेटलोक्रोम इंडिकेटर्स जो है वो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो EDTA मेटल आयन के साथ और EDTA के साथ बना सकते हैं। तो मेटल आयन के साथ जैसे EBT हम ऐड करेंगे तो EBT जो है वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि कलरफुल होता है। The metal indicator complex is weaker than the metal EDTA complex। जैसा इसमें बताया, शुरू में क्या होता है, मेटल आयन है और इंडिकेटर उसमें ऐड कर रहे हैं तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनता है। जब इसमें हम EDTA ऐड करते हैं तो EDTA ऐड करने पर मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। During the course of titration, the metal ion forms metal indicator complex is replaced to form metal EDTA complex। जो शुरू में metal indicator complex बन रहा है, जब इसमें हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे EDTA के रूप में तो वो रिप्लेस करके metal EDTA complex फॉर्म करना चाहिए। Now, requirement of metal ion indicator. The color must be sufficiently intense। जो मेटल आयन इंडिकेटर हम काम में लेते हैं उसमें जो कलर बन रहा है वो सफिशिएंटली इंटेंस होना चाहिए, इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकें, और सो दैट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ इंडिकेटर कैन बी यूज। इंडिकेटर की मात्रा जो है वो कम काम में आए। The color contrast between the indicator and metal indicator complex should be readily observable। यानी कि जब एंड पॉइंट पर कलर चेंज हो रहा है तो वो कलर चेंज जो है उसमें कलर कंट्रास्ट इस तरह का होना चाहिए वो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि इस कलर से वो इस कलर में चेंज हो गया है। तो इस तरह की ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मेटल आयन इंडिकेटर के लिए होती हैं। कुछ और भी इसमें है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब थ्योरी ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर, जैसा कि इसमें शुरू में डिस्कस किया, द रिएक्शन कोरिस्पॉन्डिंग टू द यूज ऑफ ए मेटल आयन इंडिकेटर इज एन ईडीटीए टाइट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ईडीटीए टाइट्रेशन में किस तरह से मेटल आयन इंडिकेटर जो है काम में लेते हैं, काम करता है। तो जब हम शुरू में जो मेटल आयन है उसमें इंडिकेटर डालते हैं बफर के साथ साथ में, तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ईडीटीए जैसे जैसे ऐड करते हैं, तो क्योंकि मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होकर के और मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें इंडिकेटर जो है वो सॉल्यूशन में रिलीज होता जाता है। This reaction will take place only if the metal EDTA complex is more stable than the metal indicator complex. तो ये रिएक्शन तभी होगी जबकि मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा अधिक स्थायी होना चाहिए। और शुरू में इसमें क्या होता है, मेटल जो है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। Since the indicator color change also affected by the hydrogen ion concentration, जो इंडिकेटर का कलर चेंज है वो भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि पीएच पर डिपेंड करता है। सो इट इज कन्वीनियंट टू डिफाइन द कंडीशनल इंडिकेटर कांस्टेंट इन विच वेरीज विद पीएच। तो इसमें कंडीशनल इंडिकेटर कांस्टेंट के हम काम में लेते हैं क्योंकि जो कलर चेंज है या कलर जो है वो भी पीएच बेस्ड होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब इसमें एरियोक्रोम ब्लैक टी ईबीटी जो हम यूज में लेते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रक्चर में कंडीशंस दे रखी है। एसिडिक पीएच में क्या कलर होगा, पीएच वैल्यू क्या है तो कलर क्या होगा। तो इसमें अलग अलग रेंज में कलर दे रखा है ईबीटी का। एसिडिक पीएच होगा तो ब्लैक होगा, पीएच 6 तक है तो रेड होगा, 7 से 11 तक ब्लू होगा, और 12 से ज्यादा है तो वो ऑरेंज कलर का होगा। तो पीएच चेंज करने पर इस ईबीटी जो इंडिकेटर है उसका कलर भी चेंज होता है। तो इसलिए हम जो पीएच है सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए हम बफर सॉल्यूशन इसमें टाइट्रेशंस में ऐड करते हैं। EBT is used to estimate magnesium, zinc, manganese, cadmium, mercury, lead, copper, aluminium, iron, titanium, cobalt, nickel, platinum एटसेट्रा मेटल आयन। इन सभी मेटल आयंस को हम ईबीटी को काम में लेकर के एस्टिमेशन में यूज में ले सकते हैं, और ईडीटीए नो डाउट टाइट्रेंट के रूप में काम में आएगा। और ये इंडिकेटर प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम ऑफ ईबीटी पाउडर in 15 ml of triethanol amine followed by addition of 5 ml of absolute alcohol। ये EBT बनाने का तरीका दे रखा है, और EBT हम इंडिकेटर के रूप में इन मेटल आयंस की EDTA के साथ टाइट्रेशंस में काम में ले सकते हैं। So this is all about complexometric titration, संकुल मिति अनुमापन क्या होता है। थैंक यू।